जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीवी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज का ये वीडियो सेकंड वीडियो है जो कि टीवी प्रोसेस से रिलेटेड है। इससे पहले एक और वीडियो आ चुका है जिसमें कि प्रोसेस के बारे में बताया गया था कि कैसे डीवी लिया जाता है। तो अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आज हम लोग दो तरीके से समझेंगे। एक तो कि ईस्टर्न रीजन का एडमिट कार्ड देखेंगे और एक KKR का एडमिट कार्ड का ये PDF देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये KKR का है जिसमें बताया गया है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना था। ठीक है, और भी थे यानी कि सेंट्रल रीजन के भी हमारे पास थे, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए अभी फ़िलहाल तो को ही देख लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या मांगा गया था। तो देखिए यहाँ पे आप जब इसको पढ़ेंगे 3 नंबर पॉइंट को, तो इसमें लिखा है कि यू शुड ब्रिंग दिस कॉल लेटर अलॉन्ग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल। ठीक है, अब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स को ले जाना था वो ध्यान से देख लीजिएगा। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब हमने कई बार बताया है, एक बार और समझ लीजिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इसके बराबर, यानी कि आपने या तो क्लास 10 किया है या फिर 10 के बराबर आपने कोई डिग्री ली है तो उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि ITI जो है वो 10 के इक्वल हो चुका है। तो अगर मान लेते हैं किसी ने 8 पास किया और उसके बाद उसने ITI कर लिया तो वो इक्विवेलेंट में काउंट होगा। उसके बाद ये जो चीज़ें होनी चाहिए, ये सर्टिफिकेट कहाँ से होनी चाहिए, स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड का होना चाहिए। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया था कि 1/1/2021 से पहले का, ये पिछली बार का है। तो इस बार जो है वो DV में कुछ अलग डेट आएगा जिसको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पॉइंट में। NOC इफ़ यू आर ऑलरेडी सर्विंग इन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो फिर NOC देना पड़ेगा। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट देखिए, इफ़ यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन, तो क्या करना पड़ेगा आपको सपोर्ट में दिखाना पड़ेगा। देखिए एनेक्सर 5 में एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट बताया गया है, उस फॉर्मेट में आपको दिखाना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट। ठीक है, कि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं और आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एनेक्सर 5 में जो फॉर्मेट है उसमें आपको बना हुआ एक सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ओके, आगे आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। कह रहा है कि कैटेगरी कैंडिडेट्स issued by the competent authority should be in the format as prescribed in the notice of the examination in the support of your claim. OBC, SC, ST, PWD, EWS. A person seeking appointment on the basis of reservation to OBC must submit OBC certificate in central government format indicating that he/she does not fall in क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट जो था पिछली बार कुछ और था। कई लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट, जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट कहें या फिर जो उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको लेकर बहुत सारे डाउट हैं। ओके, OBC का जो भी प्रॉब्लम है वो मैं डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद OBC का कैंडिडेट था, तो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। बाकी जो कैटेगरी है, ठीक है, SC और EWS, इनकी जानकारी मैं इकट्ठा करके आप लोगों तक कोशिश करूंगा इसका भी इन्फॉर्मेशन लाने का। ठीक है, तो इसके लिए एक और वीडियो आएगा, उसको आपको ये हो सकता है कि कल अपलोड हो या फिर परसों अपलोड हो। ओके, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। उसके बाद फिर देखिए इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बोला है कि अगर EWS वाले जो थे EWS के हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ये 19-20 का था, हो सकता है इस बार चेंज हो जाए, तो वो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि इनकम सर्टिफिकेट आपका ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद देखिए 5वां नंबर पॉइंट कहता है कि पर्सन विद डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर्मेट वेर एवर एप्लीकेबल। तो जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे PWD का सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। ठीक है, और वो भी SSC के फॉर्मेट में होना चाहिए।
अब PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे अलग से कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है जैसे कि द PWD कैंडिडेट मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्चर देखिए 11, 12, 13 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एज एप्लीकेबल एज पर द काइंड ऑफ डिजिबिलिटी एज पर द नोटिस ऑफ exam and issued by competent notified medical authority with name, seal, etc specified in the particular format wherever counter signature of CMO is required. It must be obtained without fail. तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्नेचर जो है वो CMO का होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए CMO जो है वो उसका सर्टिफिकेट पर CMO का सिग्नेचर आपको लेकर ज़रूर जाना है। PWD वाले कैंडिडेट ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पे आपका एनेक्चर दे चुका है, तो इसी एनेक्चर के हिसाब से, ठीक है, अपना फॉर्मेट रेडी रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, सर्टिफिकेट मस्ट बी लेजिबल विथ नो ओवर राइटिंग या करेक्शन। तो करेक्शन नहीं होना चाहिए सर्टिफिकेट में, ये PWD कैंडिडेट के लिए था। अगला पॉइंट नंबर C कहता है कि इन एडिशन द PWD कैंडिडेट नॉन VH या CP हु हैव अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब एंड और कंपनसेटरी टाइम मस्ट प्रोड्यूस द ओरिजिनल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ देयर एलिजिबिलिटी टू स्क्राइब या कंपनसेटरी टाइम। अगर मान लेते हैं किसी कैंडिडेट को जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है वो मिला है या फिर स्क्राइब लेकर बैठा है, ठीक है, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि क्या उस स्क्राइब का डॉक्यूमेंट भी दिखाना पड़ेगा कि, और अपना तो दिखाना ही पड़ेगा, हो सकता है, ठीक है, अपना ही दिखाना है मेनली कि आपने स्क्राइब और कंपनसेटरी टाइम क्यों एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है। तो उसके पीछे कारण वही होगा कि डिजिबिलिटी आपका है, तो इसीलिए उसका डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आज बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, सर्दी खांसी है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। देखिए आगे उसके बाद फिर यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए भी अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा जो फॉर्मेट SSC ने दिया है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 में कि नॉन डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये लिखता है हर बार, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो 3-4 सालों से नहीं यूज आया है, लिख ज़रूर देता है, ठीक है। ये 2019 में भी था और पिछली बार भी था। क्या था इसमें कि एक फॉर्म आपको ले जाना है नॉन डिपार्टमेंट का, जो कि कमीशन की वेबसाइट पर मिलेगा, ऐसा कहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता है सारे रीजन में, ठीक है। लेकिन जिस रीजन में बोल दिया है तो वहाँ पे ट्राई करिए, जैसे कि यहाँ पे बोला था KKR रीजन में, तो यहाँ पे एक फॉर्म अवेलेबल था, ठीक है, उसी को लेकर जाना था, तो वहाँ पे ज़रूर अगर मांगा है और दिया है जानकारी तो लेकर जाइए। उसके बाद आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 8 कह रहा है कि प्रूफ ऑफ योर क्लेम ऑफ एज रिलैक्सेशन अंडर एनी अदर कैटेगरी एज मेंशन्ड इन नोटिस। तो अगर आपको एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए तो आप उसका सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि क्यों आपने एज रिलैक्सेशन लिया है और किन बेसिस पर लिया है, ठीक है। तो इसका आपको दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, उस यानी प्रूफ दिखाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, फॉर चेंज ऑफ नेम इफ़ एनी, मान लेते हैं किसी के नाम में कुछ बदलाव हुआ है, ओके, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट्स एज स्पेसिफाइड इन पैरा 15.3.8 ऑफ द नोटिस, सर्टिफिकेट ऑन मैरिज, डाइवोर्स, एफिडेविट, पेपर कटिंग ऑफ, यहाँ से ध्यान से फिर से देखिए, मैरिज, डाइवोर्स, एफिडेविट, पेपर कटिंग ऑफ 2 न्यूज़पेपर ETC एज अप्लीकेबल। कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लेते हैं आपका नाम चेंज हुआ है, ठीक है। अब नाम चेंज कैसे होता है, किसी का शादी हो गया तो उसका क्या होता है, टाइटल चेंज हो जाता है उस कंडीशन में, या फिर किसी का डिवोर्स हो गया, ठीक है। चलिए किसी ने मान लेते हैं कि रागिनी यादव, ठीक है, ये एक नाम ले लेते हैं रागिनी यादव। पहले ये मान लेते हैं रागिनी सिंह थी, इन्होंने शादी कर लिया तो फिर ये यादव बन गई, लेकिन फिर
डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स हो गया तो फिर ये क्या करेंगे, हो सकता है कि ये फिर से अपना सिंग कर ले, या जो किसी और से अगर इनका शादी होगा तो वो हो सकता है कि उस टाइटल को अपना लें, ठीक है, मल्होत्रा। चलिए, तो इस तरीके से जो आपका चेंज हुआ है वो चीज़ें उसका दिखाना पड़ेगा। जैसे डाइवोर्स पेपर दिखाइए, मैरिज दिखाइए, एफिडेविट दिखाइए, और ये लिखा है एक पेपर कटिंग ऑफ 2 न्यूज़पेपर ETC। अब ये 2 न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आप लोग इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं या फिर कहीं और से जानकारी इसका ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 10। इन केस ऑफ एनी वेरिएशन इन द नेम ऑफ सेल्फ या कैंडिडेट्स फादर्स मदर्स, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट सफिशेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इंक्लूडिंग ID प्रूफ फॉर फर्दर स्क्रूटनी बाय SSC ड्यूरिंग DV। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कई लोग पूछ रहे थे कि मेरे नाम में गड़बड़ है, मेरे फादर्स नेम में गड़बड़ है, मदर्स नेम में गड़बड़ है, तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। अगर नाम में किसी तरह का कुछ गड़बड़ है तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा ID प्रूफ के तौर पे कि हाँ देखिए ये मेरा रिलेटिव्स हैं, मैं यानी कि मेरे पेरेंट्स हैं, और इनका नाम जो है ये था और मैंने ये चेंज कर दिया है। जैसे समझिए कि मान लेते हैं आपके मदर का जो नाम है वो है सरिता, ठीक है। अब सरिता जो है कुछ लोग इस तरीके से लिखते हैं, कुछ लोग इसी को SEREETA भी लिख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जैसे होना डॉक्यूमेंट्स आपने क्या किया है, फॉर्म भरते समय RI डाल दिया है, जबकि उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इस तरीके से है सरिता। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा कि डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि हाँ कौन सा सही है, ठीक है। ओरिजिनल और जो सही है उसको दिखाना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं आपका जो है यहाँ पे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए कि मेरा नाम जैसे दीपक है, तो हमने क्या किया है DEEPAK इस तरीके से हम लिखते हैं। लेकिन अगर हम जब आधार कार्ड बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि DIPAK लिख दिया था, ओके। तो अब इस कंडीशन में आधार कार्ड तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलता तो यही है, लेकिन मेरे कुछ और डॉक्यूमेंट होंगे जैसे राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, अगर उसमें यहाँ पे है इस तरीके से लिखा हुआ है तो फिर मेरा ये मान्य होगा। या तो फिर हमने जो क्लास 10 से पहले जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें ये नाम भरा होगा, तो ये भी दिखाने से रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड वो दिखाने से भी ये वैलिड होगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ईस्टर्न रीजन में इस तरीके से फादर्स और मदर्स नेम का स्पेलिंग और वो सब चेक नहीं किया जाता है डिटेल। बाकी रीजन में हो सकता है कि चेक किया जाए प्रॉपरली, लेकिन ईस्टर्न रीजन में केवल कैंडिडेट्स के बारे में देखा जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो जो उनका एडमिट कार्ड होता है उसमें फादर्स नेम देख लिया जाता है, ठीक है। तो उतना डिटेल से चेक नहीं किया जाता है फादर्स मदर्स नेम। फिर भी जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड ज़रूर लेकर जाइएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद अगला कहता है कि ऑप्शन फॉर्म। तो ऑप्शन फॉर्म अवेलेबल नहीं होता है सारे रीजन में, ज़रूरी भी नहीं होता, ठीक है। जिस रीजन में ज़रूरी है उसका वेबसाइट पर दे देगा। अब आते हैं कि 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, रिसेंट एंड वैलिड ओरिजिनल ID कार्ड बियरिंग फोटोग्राफ, ठीक है। तो ओरिजिनल ID ले जाना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर पॉइंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कहा है कि इफ़ यू डू नॉट ब्रिंग, तो अगर इस तरह का आप डॉक्यूमेंट्स नहीं लाते हैं DV के दिन तो फिर आपका कैंडिडेचर जो है वो क्या लिखा जाएगा, क्लियर नहीं कहा जाएगा, ठीक है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा एक तरह से। और एक बात यहाँ पे और है, ध्यान रखिएगा। देखिए जो पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि जो इफ़ यू फेल टू अटेंड द DV on the scheduled date, it will be presumed that you are not interested for the post and your candidature will be treated as cancel। अगर आपने DV के जो शेड्यूल डेट है उस पर नहीं गए DV कराने तो फिर आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल समझा जाएगा, यानी कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी
बाकी जो है आप समझ सकते हैं। चलिए आपको एक और चीज़ें दिखाते हैं, एक और ईस्टर्न रीजन का एडमिट कार्ड में क्या इंस्ट्रक्शन था, वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, वो भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये है ईस्टर्न रीजन का एडमिट कार्ड, इसमें आपको कुछ डिटेल जानकारी मिलेगी। चलिए देखते हैं यहाँ पे डीबी रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगे थे वो समझते हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। देखिए लिखा हुआ है 2 नंबर पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, यू शुड ब्रिंग वही फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या था यहाँ पे भी सेम है कि आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ले जाना है और उसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन रहे, यहाँ पे ये बोला था। तो ये चीज़ें भी होती हैं कि आपका जो एडमिट नहीं, जो 10th का सर्टिफिकेट है या रिजल्ट है उस पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। दूसरा था कि यहाँ पे किसी और तरह का आपके पास डिग्री है, ऑल अदर सर्टिफिकेट्स या डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट etc इन सपोर्ट ऑफ योर एजुकेशनल या टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सब्जेक्ट स्टडीड एट वेरियस लेवल एंड मार्कशीट pertaining to all the years of each course including the subjects studied in each year। कहने का यही मतलब है कि आपने अब तक जितनी पढ़ाई की है और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया है वो चीज़ें आपको ज़रूर लेकर जानी है। हो सकता है कि आपने डिग्री किया हो, कोई डिप्लोमा किया हो, तो उन सब के बारे में, लेकिन उतना नहीं चेक होता है। हाँ, हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़रूर चेक होता है क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में ये भरा जाता है। तो मार्कशीट ज़रूर लेकर जाना है और सर्टिफिकेट लेकर जाना है सभी ईयर का, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन तीनों का भी लेकर जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकर जाना चाहिए क्योंकि मेंशन है, लेकिन चेक जो है वो फाइनल वाला ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा था कि मार्कशीट जो है वो अगर डेट ऑफ पब्लिकेशन उस पर नहीं है, ठीक है, तो अलग से आपको एक सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है। आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनसे लेकर जाना है कि कितने तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। ओके, तो ये एक अलग पॉइंट था, बाकी जो रीजन है उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं था। इसके बाद फिर देखिए उसके बाद कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो मांगा गया है। ठीक है, SC ST OBC EWS जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और OBC वालों के लिए फिर से चेतावनी था कि अगर आप नॉन क्रीमी नहीं है तो फिर आप जो है UR में कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद C नंबर पॉइंट में देखिए था कि OBC जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं आना चाहिए, कब तक का नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे एक क्रूशियल डेट दिया हुआ था। उसके बाद देखिए D नंबर पॉइंट में कि candidates may also note that in respect of the above their candidature will remain provisional till veracity of the concerned document is verified by the appointing authority। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात है कि अभी तक जो आपका प्रोविजनल ही रहता है जब तक कि वो आपका अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेक नहीं कर लेता। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर देखिए 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पे भी था कि कंप्लीट डिस्चार्ज बुक दिखाना है एक सर्विसमैन को। ठीक है, एक सर्विसमैन वालों को कंप्लीट डिस्चार्ज बुक दिखाना था। उसके बाद देखिए इन केस यू आर डिजेबल डिफेंस BSF पर्सोनेल नेसेसरी डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो वहाँ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे आपको सर्टिफिकेट दिखाना था। इसके बाद फोटो ID कार्ड जो है वो ओरिजिनल में होना चाहिए, चाहे आप वोटर कार्ड ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, पैन कार्ड ले जाएं, कोई भी एक ओरिजिनल में ले जाना है। इसके बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका सिविल एम्प्लॉयज़ है, तो अगर वो एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं तो उनको सर्टिफिकेट दिखाना था। कौन से फॉर्मेट में? एनेक्सर 5 के फॉर्मेट में। ओके, उसके बाद देखिए 3 नंबर पॉइंट में कि अगर आप इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को नहीं दिखा पाते हैं ओरिजिनल में, ठीक है, और अलॉन्ग विद देयर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, यानी कि ओरिजिनल तो दिखाना ही था, जेरोक्स कॉपी भी दिखाना था, और अगर नहीं दिखा पाते हैं तो क्या होगा? तो फिर वही होगा कि आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। विच रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन योर कैंडिडेचर विल नॉट कंसीडर। ठीक है, तो आपका कैंडिडेचर जो है वो अगले प्रोसेस के लिए नहीं जा पाएगा और आपको वहीं पे
जो है स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा था कि नो ट्रैवलिंग और अदर एक्सपेंसेस पेड बाय कमीशन नहीं देगा किसी तरह का। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे कि कोई चेंज किया है पोस्टल एड्रेस, ठीक है, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस में कोई किसी तरह का चेंज हुआ है तो फिर क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि ऑफिस के संग जाकर बातचीत करना होगा। देखिए लिखा है कि शुड कम्युनिकेटेड टू दिस ऑफिस एट वंस इंडिकेटिंग योर रोल नंबर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन एंड पोस्ट अप्लाइड फॉर एंड चेंज्ड एड्रेस। मतलब ये हुआ कि अगर एड्रेस में चेंज हुआ है तो आपको जाकर ऑफिस में बताना है कि मेरा ये रोल नंबर है, मेरा नाम ये है, ठीक है, नाम, रोल नंबर, उसके अलावे आपका चेंज हुआ एड्रेस, ठीक है, और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो एड्रेस भी बताना है और कौन सा पोस्ट अप्लाई किए हैं इसको भी बताना है। तो ये सब जाकर अपना रिकॉर्ड वहाँ पे ऑफिस में दर्ज करा दें, ठीक है, कि ये चेंज हुआ है और मेरा ये पहले था। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर कर लें अगर चेंज हुआ है आपका एड्रेस तो। फिर इसके बाद लिखा हुआ है कि योर कैंडिडेचर इज प्रोविजनल, ठीक है, बात तो वही है, बेकार सा। इसके बाद देखिए 7 नंबर पॉइंट की डेट, टाइम और वेन्यू जो है डीपी का वो फाइनल है, वो चेंज नहीं हो सकता, अदरवाइज आपका कैंसिल समझा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों, काफ़ी इजी में ये सब कुछ लिखा हुआ था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है या कैटेगरी सर्टिफिकेट है उनसे रिलेटेड जो वीडियो है, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं हमारा जो सर्टिफिकेट है वो जो क्रूशियल डेट है उसके बाद का है, तो फिर क्या कंडीशन में उस कंडीशन में क्या होता है, कैसे फिर आगे हम लोग उस प्रोसेस को पार कर पाएंगे, उन सारी चीज़ों को लेकर अगला वीडियो आने वाला है, तो उसका वेट करें और बाकी चैनल से जुड़े रहें बाकी अपडेट के लिए। थैंक यू।